16 मई 2020। ये खबर अहमदाबाद से है। तीसरे लॉकडाउन की घोषणा से पहले जब मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र और दूसरे प्रवासियों को उनके अपने प्रदेशों में जाने की सशर्त अनुमति देने की घोषणा की, तो एक आशा बंधी थी कि कम से कम ये लोग अब अपने गांव पहुंच जाएंगे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की घोषणा केवल मजदूरों के विद्रोह को रोकने का एक लॉलीपॉप भर था। सरकार को लग रहा था कि जिस तरह से दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद समेत तमाम शहरों के मजदूर सड़कों पर उतर आए थे, उससे कहीं विद्रोह की स्थिति न खड़ी हो जाए। इसी डर का नतीजा था कि मोदी सरकार ने श्रमिक ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया। लेकिन अब गुजरात सरकार का जो रवैया है, उससे लगता है कि वो प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाए रखना चाहती है और साथ ही कोरोना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम भी नहीं करना चाहती है, या ऐसे इंतजाम उसके सीन से लगभग गायब ही हैं। गुजरात सरकार प्रवासी मजदूरों को अपने घरों को जाने के लिए ऑनलाइन अर्जी के जरिए परमिशन दे रही है, लेकिन इस प्रोसेस में किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ज्यादातर अर्जियां रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही जटिल है। दूसरी प्रोसेस से कोई भी टोल फ्री नंबर पर फोन, व्हाट्सएप या फिर गूगल डॉक पर फॉर्म भर सकता है। ये प्रोसेस थोड़ी सरल है और ये सभी नंबर सरकार ने जारी किए हैं। अहमदाबाद के जिला कलेक्टर ने अपने ट्वीट से भी इन नंबरों को कंफर्म किया था, जिसके बाद लाखों प्रवासी, खासतौर से मजदूर तबके ने अपने अपने घर जाने के लिए अपना नाम रजिस्टर किया था। अहमदाबाद में हमारे रिपोर्टर कलीम सिद्दीकी, जिन्होंने ये पूरी खबर हमें अहमदाबाद से भेजी है, उन्होंने खुद 57 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया था। एक हफ्ते बाद जब जिला कलेक्टर ऑफिस से पता किया गया तो पता चला कि इन नंबरों और गूगल फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है। संबंधित जोन के मामलतदार को ईमेल या व्हाट्सएप करके फोन पर बात करने के बाद ही कुछ होगा। नंबरों की जांच करने पर पता चला कि ये सभी नंबर अहमदाबाद स्थित अक्षर ट्रेवल्स के हैं। अक्षर ट्रेवल्स के डायरेक्टर सुहाग मोदी ने बताया कि वे केवल कॉल सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा करके सरकार को दे देते हैं। उन्होंने जो डाटा इकट्ठा करके सरकार को दिया, उसमें से कितने लोग जा पाए और कितने लोग रह गए, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं अहमदाबाद जिला कलेक्टर के सूत्रों से पता चला है कि अक्षर ट्रेवल्स को टूर मैनेजमेंट का भी ठेका दिया गया है। वहीं बांध काम मजदूर संगठन के डायरेक्टर विपुल पांड्या ने बताया कि सरकार चाहती ही नहीं कि प्रवासी मजदूर अपने गांवों को लौटें, इसलिए सरकार केवल समय निकाल रही है। विपुल ने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सरकार पर दबाव है कि सरकार मजदूरों को गांव लौटने न दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मजदूर चले गए तो लॉकडाउन के बाद कारखानों को शुरू करने में बहुत मुश्किल होगी। कुछ ऐसा ही कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने भी किया था, लेकिन उसकी पोल खुल गई थी और जब उस पर पूरे देश भर में थू थू होने लगी थी, तब उसने मजदूरों के साथ इस तरह का कुकर्म उजाले में करना बंद कर दिया था। इसी तरह से अहमदाबाद में 16 SG हाईवे की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बिहार के 18 मजदूरों को उनके घर लौटने का परमिशन लेटर 16 घाट लोडिया मामलतदार को दिया गया, तो मामलतदार RJ रबारी ने कलेक्टर ऑफिस से कांटेक्ट करने को कहा। उन्होंने साफ कहा कि अब उनके पास सत्ता नहीं है। जिला कार्यालय में ट्रेवल्स परमिट की एक यूनिट बनाई गई है, परमिट वहीं से मिलेगा। जबकि सरकार द्वारा जारी नोटिस में ट्रेवल्स परमिट को मामलतदार के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। इसी तरह से मणिनगर मामलतदार अर्जी देकर 4 बिहार के और 3 उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेवल्स परमिट मांगा गया उनसे, तो मामलतदार वसंत पिपालिया ने अक्षर ट्रेवल्स पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बताया कि वे सभी लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल बिहार की एक ट्रेन थी जो किसी वजह से रद्द हो गई है, आज उत्तर प्रदेश की है। संयम रखें, सभी का नंबर आएगा। लेकिन इन सब के पीछे राज्य सरकार बहुत कुछ छिपा रही है। ऐसे मुश्किल समय में भी जिला मजिस्ट्रेट छुट्टी पर चले जाते हैं या फिर शायद भेज दिए जाते हैं। सवाल दर सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है।
जमीन पर आ रही इतनी सारी दिक्कतों की ही वजह से मजदूर रेलवे की श्रमिक ट्रेनों में अपने नंबर को लेकर बहुत आशावान नहीं हैं। इसलिए वे रोजाना बड़ी संख्या में पैदल ही गुजरात से अपने गांवों को निकल रहे हैं। ऐसे समय में पुलिस विभाग एक तरफ सामाजिक संगठनों की मदद से प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है ताकि मजदूर गांव न जाएं, तो दूसरी तरफ आपदा के इस समय में कुछ पुलिसकर्मी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रकों, मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियों से जा रहे मजदूरों से रिश्वत लेकर उन्हें जाने की छूट दे देते हैं। रिश्वत न मिलने पर गाड़ी को लौटा दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर सलीमुद्दीन अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूरों को ट्रक से छोड़ करके लौटे हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात बॉर्डर तक दिक्कत है, इसलिए हम लोग ट्रक को टाट से पैक कर देते हैं ताकि लगे कि गाड़ी में सामान लदा है। जगह जगह चेक पोस्ट बनी है, सब जगह चेकिंग नहीं होती। कहीं चेकिंग हुई तो पुलिस वालों को रिश्वत दे करके निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर यात्रियों को 4 किलोमीटर पैदल चलकर गुजरात से मध्य प्रदेश पार करना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर सलीमुद्दीन ने बताया कि मध्य प्रदेश में पुलिस खुद सहयोग करती है और वहां पर पुलिस ट्रक पर लगा टाट खुलवा देती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कहीं कहीं खाने पीने की भी व्यवस्था कर रखी है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बॉर्डर में दाखिल होने पर पहले ट्रकों को खाली कराकर यूपी रोडवेज की बसों में यात्रियों को उनके जिले ले जाया करते थे, लेकिन संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने की वजह से अब उनको ट्रकों से ही भेज देते हैं। अभी गुजरात में हालात बेहद खराब हैं और वहां पर लॉकडाउन खोले जाने के हालात तो बिल्कुल नहीं हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसी हफ्ते के मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन खोलने की मांग कर डाली। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। रूपानी ने बैठक में प्रधानमंत्री से लॉकडाउन खोलने की सिफारिश की, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था कि साहब, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ के पास पीपीई किट, N95 मास्क और टेस्टिंग किट तक नहीं है। इसके चलते सिविल अस्पताल के स्टाफ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भी कमी है। कहना तो रूपानी को यह भी चाहिए था कि अहमदाबाद नगर निगम के वाडीलाल अस्पताल पर जो मोदी जी ने PPP मॉडल पर बना आधुनिक SVP अस्पताल का उद्घाटन किया था और जहां हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उतर सकती है, उसमें भी एकदम सिविल अस्पताल जैसा ही हाल है। यहां डॉक्टरों ने N95 मास्क, PPE किट, टेस्टिंग किट की कमी के चलते प्रदर्शन किया और सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग को लेकर राज्य और निगम के सामने विरोध दर्ज किया है। रूपानी को राज्य में हो रही कोरोना से मौतों के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। अहमदाबाद से रिपोर्टर कलीम सिद्दीकी बताते हैं कि हमारा गुजरात मॉडल न केवल केरल मॉडल से पीछे है, बल्कि महाराष्ट्र, जहां सबसे अधिक कोरोना के मामले हैं, उससे भी ज्यादा हमारा स्वास्थ्य मॉडल पिछड़ा हुआ है। गुजरात की हालत स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस शासित राजस्थान से भी बदतर है। कलीम सिद्दीकी बताते हैं कि इस वक्त गुजरात में कोरोना डेथ रेट 6% है, जबकि भारत की कोरोना डेथ रेट 3.28% है। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र की कोरोना डेथ रेट गुजरात से लगभग आधी यानी कि 3.77% है और दिल्ली में कोरोना डेथ रेट 1.12% है। लेकिन विजय रूपानी ने ये सभी बातें मोदी जी से छिपा ली। आपको बता दें कि टेस्टिंग के मामले में गुजरात का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सरकार और अहमदाबाद नगर निगम ने फैसला किया है कि संदेहास्पद व्यक्ति को पहले क्वारंटाइन में लिया जाएगा, लेकिन टेस्ट तो तभी होगा जब उसमें सिम्टम्स दिखने लगेंगे। यानी इस तरह से मरीज के गंभीर अवस्था में पहुंचने के बाद ही उसका इलाज शुरू होता है और यही बात मौत की मेन वजह बन रही है। एजाज मरियम शेख अहमदाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता है और गुजरात में नशा मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एजाज मरियम 29 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में दाखिल हुए थे। 30 को जब रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव थे। एजाज पिछले 14 दिनों से अस्पताल में हैं। वो बताते हैं कि उनके पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार के सभी 6 लोग अर्बन हेल्थ सेंटर में जांच के लिए गए, क्योंकि परिवार के दूसरे 3 लोगों में कोरोना के लक्षण आ चुके थे। उनके बड़े भाई
पत्नी और पिताजी को खांसी और गले में दर्द हो रहा था, लेकिन अर्बन हेल्थ सेंटर ने ये कहते हुए टेस्ट से मना कर दिया कि टेस्ट तो क्वारंटाइन सेंटर पर हो जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि यहाँ आपका टेस्ट नहीं होगा, आप लोगों को 14 दिनों तक यहाँ केवल क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि वहां से निकलो, वापस अर्बन हेल्थ सेंटर जाओ और टेस्ट कराओ। जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्हें फिर समझाया गया कि आप लोगों को मनोवैज्ञानिक भय है, कुछ नहीं हुआ है। फिर ये लोग सिविल अस्पताल पहुंचे तो केवल उनके बड़े भाई का टेस्ट हुआ। उनके बड़े भाई की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सिविल अस्पताल में उन्हें अस्पताल इलाज के लिए दाखिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उनके पिता और पत्नी का टेस्ट नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया। उनकी मदद से पिता और पत्नी को पालड़ी स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भेजा गया, जहां केवल उनकी पत्नी का टेस्ट हुआ तो वो भी पॉजिटिव आई। उनके पिता में लक्षण पहले से ही दिख रहे थे, फिर भी मनोवैज्ञानिक असर और टेस्टिंग किट की कमी बताकर टेस्ट को बार बार टाला गया। जब पूरी तरह से बीमारी गंभीर हो गई तब टेस्ट हुआ और अस्पताल में दाखिला मिला। अब वो गंभीर हालत में आईसीयू में है। एजाज एक रिसर्च स्कॉलर हैं जो आईआईएम के एक प्रोफेसर की निगरानी में पीएचडी कर रहे हैं। जो शख्स कोरोना से उत्पन्न स्थिति को समझता है, उसे और उसके परिवार को टेस्ट के लिए अगर इतना संघर्ष करना पड़ा तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं और अफवाहों पर बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं। इसी तरह से अहमदाबाद के सुंदरम नगर के अब्दुल हमीद वली मोहम्मद अंसारी सोमवार को सांस में तकलीफ और खांसी के कारण सिविल अस्पताल में दाखिल हुए। दाखिला तुरंत मिल गया और टेस्ट का सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिया गया, लेकिन उन्हें लगातार 3 दिन तक खाना ही नहीं दिया गया। कोरोना अस्पताल में मरीज की देखरेख के लिए परिवार के किसी मेंबर को रुकने की परमिशन नहीं है। अंसारी ने अपने परिवार को जब बताया कि 3 दिन से उन्हें अस्पताल ने खाने को भी नहीं दिया है, तो परिवार ने विधायक गयासुद्दीन शेख से संपर्क किया। शेख ने सिविल अस्पताल सुपरिटेंडेंट से बात की, उसके बाद जाकर अंसारी तक खाना पहुंचा। विधायक गयासुद्दीन शेख बताते हैं कि एसवीपी अस्पताल में जगह नहीं है। निजी अस्पताल इतने महंगे हैं कि आम आदमी वहां नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर N95 मास्क और पीपीई किट के लिए अस्पताल में ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक गयासुद्दीन शेख बताते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अस्पताल को सुविधाएं और किट की कमी को पूरी करने की मांग की है। अस्पताल का मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकार और अस्पताल ने इस बीमारी के आगे घुटने टेक दिए हैं। इन मामलों में हमने सरकार का पक्ष जानने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी के दोनों मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिल पाया है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला है।